जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे यूपी के आधा भाग पढ़ लिए थे और आधा बचा था। यूपी बड़ा स्टेट है, इसे पढ़ने में 2 दिन लगता है। एक दिन वीडियो बनाया जाए तो 2-3 घंटा का बन जाएगा, ठीक है। वो मैराथन क्लास के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से छोड़े थे वहाँ तक। तो कल देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, फट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ में बोलिएगा। देखिए, ऊपर वाला हिस्सा में यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग? शामली। क्या देखे थे? शामली के देखे थे। शामली किस लिए जाना जाता था? हरित क्रांति का केंद्र। बोलेगा भारत में क्या था? हरित क्रांति का केंद्र था, ठीक है। बोलेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। इन लोग के सर PDF नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, आज भेज देंगे याद दिला के, ठीक है। शामली किस लिए? अगर बोलेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वही बोलेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। कौन दिया था? विलियम गॉड दिया था। यहाँ से क्लियर हो गया। इस साइड में हम लोग देखे थे, नीचे आए थे, हमें मिला था मेरठ। क्या मिला था? मेरठ। तो मेरठ में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से किया गया था? अगर डेट पूछेगा तो 10 मई 1857। कब होगा? 10 मई 1857 को यहाँ से। अच्छा, इसका संकेत क्या दिया जाता था? पहचान क्या था इसका? कमल और चपाती था यहाँ से, ठीक है। कमल और चपाती। इस साइड में आइएगा, आपको मिलेगा मुरादाबाद। क्या मिल रहा था? मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता था? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। पीतल के बर्तन वगैरह कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में। इसके बगल में मिलेगा रामपुर। क्या मिलेगा? रामपुर। रामपुर किस लिए? चाकू के लिए। रामपुरी चाकू के लिए। बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा ये चाकू होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे, इधर मिला था पीलीभीत। क्या मिला था? पीलीभीत। इसी के बगल में मिला था दुधवा टाइगर रिजर्व। याद है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ये दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, पीलीभीत किस लिए? तराई क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगर वही देखा जाए, बरेली भी हम आप लोग को बता देते। बरेली किस लिए जाना है? सुरमा नगरी, रामगंगा नदी के किनारे। और आर्मी का कैंट। क्या था? आर्मी का कैंट। इतना कहाँ याद रखना? शिया सुन्नी संप्रदाय यानी मुस्लिम लोग की अधिकता यूपी में देखा जाए ना, सर्वाधिक अगर सच में देखा जाए तो मुस्लिम बहुत है। अगर विश्व में पूछेगा तो मुस्लिम लोग ज़्यादा कहाँ रहता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में काफ़ी मुस्लिम में मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और यहाँ यूपी में देखा जाए, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद ज़्यादा मुस्लिम मिलेगा। ये सब ऐसा इलाका है मुस्लिम का ज़्यादा सर्वाधिक संख्या कहाँ है? ये सब जिला में है। बरेली तक हम लोग देख लेते। इसके बाद नीचे आए थे, क्या हमको मिला था? अलीगढ़। क्या मिला था? अलीगढ़। अलीगढ़ के ऊपर क्या मिला था? गाजियाबाद। क्या था? गाजियाबाद। गाजियाबाद क्या था? औद्योगिक क्षेत्र और नोएडा में आता है। NCR वाला क्षेत्र में, दिल्ली के भाग में आता है। अलीगढ़ को क्या बोला जाता है? ताला नगरी। क्या बोलते हैं? ताला नगरी। बड़े बड़े बाल्टी भर के ताला कहाँ बनेगा? अलीगढ़। अलीनगर नहीं, अलीगढ़। अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? हरिगढ़। सुनने वाले अली के हटा के हरी, क्या हो गया? हरिगढ़ हो गया। इसके नीचे आए थे हम लोग को, मिला था वृंदावन। क्या मिला था? वृंदावन। फिर क्या मिला था? मथुरा। फिर क्या मिला? आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर। यही था ना? ये आगरा हो गया, ये फिरोजाबाद हो गया, ये फतेहपुर सीकरी। इतना पहले देख लेते। वृंदावन में किन का जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का। मथुरा में बताइए क्या था? तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना के कारण आगरा का ताजमहल क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है, यानी खराब हो रहा है। अगर यहाँ से वृंदावन को आपसे बोलेगा, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? गार्डन कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। आगरा में बताइए किस लिए आगरा जाना जाता है? ताजमहल, पेठा नगरी, पागल खाना, यमुना नदी के किनारे। यही ना बताए थे? ताजमहल, पेठा नगरी, पागल खाना और यमुना नदी। दिक्कत पेठा बताए थे। पेठा कैसा होता है? जिसको मन करेगा मुराबा लेके खा लेगा, हो गया पेठा नगरी। हाँ, मुराबे जैसा रंग के। आगे था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? कांच उद्योग या चूड़ी उद्योग बोल सकते हैं, ठीक है। अब वहीं देखा जाए, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर क्या था? अकबर। बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था अकबर? 1575 में। किस खुशी में बनवाया था? गुजरात विजयी उपलक्ष्य। क्या था? गुजरात विजयी उपलक्ष्य में अकबर बनाया था। बुलंद दरवाज़ा आज दिखाएंगे, बहुत मोटा बड़ा दरवाज़ा, बमों से ना उड़ेगा, इतना मजबूत दरवाज़ा। इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? बुलंद दरवाज़ा नाम रखा गया। यहाँ तक पढ़ लेते। कनौज भी शायद हम लोग पढ़े थे ना। इधर देखिए, इधर झांसी भी पढ़े थे। क्या था? झांसी। इधर क्या पढ़े थे हम लोग? कनौज।
कनौज, यहीं तक लास्ट था। इसे सिकंदराबाद भी ऊपर पढ़ लिए थे। इस सिकंदराबाद में किसका मकबरा, बस इतने याद रखना, अकबर का। किसका? अकबर का। कनौज में क्या पढ़े? कनौज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। कनौज को जीतने के लिए कितने वंशों ने आक्रमण किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन कौन वंश था? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश का स्थापना कौन किया था? गोपाल। ये कहाँ का शासक था? पश्चिम बंगाल का, एक हो गया। दूसरा आएगा राष्ट्रकूट वंश, ये कहाँ का था? महाराष्ट्र का। इसका स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग इसका नाम था। एक और वंश था प्रतिहार वंश, ये कहाँ का था? गुजरात का। स्थापना किया किसने किया था? नाग भट्ट प्रथम। परेशान नहीं हो, PDF में हर एक चीज़ है, परेशान नहीं होना, आपको एकदम आराम से मिलेगा। आज हम भेज देंगे। आगे देखिए यहाँ तक देख लिया। झांसी बताइए तो झांसी में किनका शादी हुआ था? झांसी के रानी या लक्ष्मीबाई बोल सकते हैं आप। क्या बोलेगा? लक्ष्मीबाई। मनु पूछेगा बचपन का नाम क्या था? मनु या छबीली। मनु या छबीली। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। झांसी से मतलब झांसी से बोलेगा कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी के रानी। कौन की थी? झांसी के रानी। कविता कौन लिखा था? खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग ये मत सोचेगा कि सब ऐसे ही मतलब कॉमेडी के लिए बताते। एग्जाम में पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन है इसका। ग्वालियर में मृत्यु हुआ था, ये वर्ड भी पूछ चुका है। 1857 का विद्रोह किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किए थे। वहाँ अंग्रेज लड़ने वाला कौन था? सर ह्यूरोज। कौन था? सर ह्यूरोज। एक एक पॉइंट एग्जाम में बन चुका है, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, रिवाइज कर लिए। अब चलते हैं आगे, इस साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। ये कोनवा में देखिए तो यहाँ लटकल है ना, लटकालका में लिखल होगा रैनीकूट। क्या लिखल होगा? रैनीकूट लिखल है ना, रैनीकूट। मिल गया रैनीकूट। रैनीकूट, रैनीकूट किस लिए जाना जाता है? वहाँ पर देखिए ना एक मिलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, झील भी मिलेगा वहाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर। रैनीकूट, रैनीकूट। रैनीकूट में क्या है बाबू? एल्युमिनियम उद्योग। क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग, यानी फैक्ट्री है। एल्युमिनियम का फैक्ट्री आपको यूपी में कहाँ मिलेगी? रैनीकूट में। रैनीकूट में आप ध्यान से देखिए, आपको एक झील भी वहाँ मिलेगा, बांध मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर लिखल होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। पूछेगा किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर। किस नदी पे है? रिहंद। वहाँ नदी दिखाई देगा, रिहंद नदी। बोलेगा रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी। ये सोन जो गुजरता है हम लोग से ना पलामू से, पलामू बिहार, इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। इस रिहंद नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कोई दिक्कत? गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए हाँ ये बांध है, ये जो नाम देख रहे हैं ना गोविंद बल्लभ पंत सागर, बांध का नाम है, ये रिहंद नदी पे है। पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ स्थित है। आगे देखिए रैनीकूट समझ में आएगा। रैनीकूट याद रखिएगा, एल्युमिनियम उद्योग। किसके लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग। इसके रैनीकूट के ऊपर आइएगा, मिलेगा वाराणसी। क्या मिलेगा? वाराणसी मिला, वाराणसी। वाराणसी के बगल में इधर छोटा लिखल होगा सारनाथ। क्या लिखा होगा? सारनाथ। पहले दो के देख लेते हैं, वाराणसी सारनाथ। वाराणसी, इसका पुराना नाम क्या था बाबू? बनारस। क्या नाम था? बनारस। अब नया नाम क्या हो गया? वाराणसी। पुराना नाम बनारस था, पुराना नाम क्या था? बनारस। यहाँ का बोली भी अजीब होता है थोड़ा सा, कहाँ जाता हुआ हो मर्दवा, ऐसे करके बोलता है। हमने से मिलता जुलता लगभग है, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज होता है। का करत हुआ, हमने ऐसे नहीं ना बोलते का करे था। देहाती लैंग्वेज है ना मघी का, तो थोड़ा मिलता जुलता लैंग्वेज इधर का है। कभी बनारस साइड में जाइएगा समझ में आ जाएगा क्या होगा। बनारस। अब बनारस और किसके लिए जाना जाता है बाबू? यहाँ पे बनारस से पहले जाइएगा ना काशी पड़ेगा, काशी स्टेशन। ये भी कहाँ आता है? बनारस में। तो यहाँ पे क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या है? काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये कहाँ मिलेगा आपको? किस भगवान का? शिव भगवान का। किसका? शिव भगवान। बोलेगा बनारस किस नदी के किनारे है?
गंगा नदी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और बनारस किस लिए जाना जाता है? पान के लिए और साड़ी के लिए। किसके लिए? बनारसी पान और साड़ी, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। ये नाम भर है बनारसी साड़ी। अब बनारसी साड़ी कोई पहनता है? 9 क्विंटल के रहता है, कोई नहीं पहनता बनारसी साड़ी। पहले बड़ी एक ज़माना था जो बनारसी साड़ी के बिना शादी ब्याह नहीं होता था। अब बनारसी साड़ी कुत्तों ना पूछता है, उतना नहीं पूछता, बहुत भारी हो जाता है वो साड़ी, हल्का नहीं बनाता। मार सितारा मोती लाद मोत के बनाता है, उतना कौन सितारा वाला पहनता है? हाँ, भारी हो जाता है, संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। उसमें देखते हैं चून निकालना, अचरा लेना, बड़ी ताम झाम रहता है। लड़का के थोड़ी एगो शर्ट पहनने निकल गए कहीं, बड़ा खतरनाक होता है। तो बनारसी साड़ी मतलब बनारसी साड़ी के लिए कौन जाना जाता है? बनारस। बनारसी पान, हम गए थे गुजरात में, वहाँ निकलता बनारसी पान दुकान। हम सोचा हम बोले कि ये गुजरात में रहने वाला यहाँ बनारसी पान दुकान। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध है बनारसी पान, कि गुजरात में भी लोग इसके नाम से उसका बनारसी पान दे रहा होगा। उस ससुराल लेने आता होगा बनारस के पान, वो तो वहीं के पान लोकल लेकर बस नाम खाली लिख दिया, लेबल लगा दिया बनारसी पान दुकान। तो वैसा नहीं है। तो पान के लिए गंगा नदी के किनारे है काशी विश्वनाथ मंदिर है। आपको ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ पर बहुत सारा सोना है, मतलब काफ़ी मात्रा में सोना है, इसलिए आर्मी हमेशा यहाँ सुरक्षा देती है इस मंदिर को। कभी आप जाइएगा काशी विश्वनाथ, आपको आर्मी लोग वहाँ पे दिखाई देगा। मंदिर में एकाएक ऐसे नहीं घुसने देता है, कुछ नहीं रहना चाहिए, एकदम बेल्ट उल्ट सब उतरवा देता है आराम से, तब अंदर जाइए। हम गए हैं इसलिए बता रहे हैं। आर्मी रहती है क्यों? क्योंकि इसमें सोना है। अब देखिए मंदिर का सोना है, आप चोर अगर मान लीजिए कि सुरक्षा ना दिया जाए, चोर चोरी करके ले जाए, मंदिर का महत्व ही गिर जाएगा। हालांकि सोना ऐसे, आपको क्या लगता है सोना मंदिर में रहना, ऊपर रहना क्या ठीक है? अरे उससे बढ़िया लेके गरीब में बांट दो ना, पैसा पुण्य मिलेगा, गरीबी दूर थोड़ा सा होगा। अभी नहीं कर रहे हैं कि पूरा गरीबी दूर हो जाएगा, लेकिन वो मंदिर पर सोना रह कर क्या कर रहा है? कोई फायदा? एक और मंदिर है आंध्र प्रदेश में, उस मंदिर में भी सोना ठूस ठूस के भरल, आप लोग के पढ़ाएंगे हम। बहुत तिरुपति मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत सोना है उस मंदिर में, भंडार है। वहाँ अगर सरकार जाती है सोना कुछ निकलवाने, वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं। ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें भी सोना की काफ़ी मात्रा है काशी विश्वनाथ मंदिर पर। बोलेगा इस मंदिर का निर्माण करने का काम कौन की थी? अहिल्याबाई। कौन की थी? अहिल्याबाई। ये एमपी के शासक थे। और ऐसा कहा जाता है कि गया में एक विष्णुपद मंदिर पड़ता है, उस मंदिर का भी निर्माण कौन करवाई थी? अहिल्याबाई। तो दोनों याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर और विष्णुपद मंदिर। अभी इसके बाद बिहार पढ़ाएंगे, तो बिहार में गया में पढ़ाएंगे आप लोग को विष्णुपद मंदिर। ठीक है, आगे चलिए। तो बनारस देख लिए, बनारस में क्या क्या था? साड़ी था, पान था, गंगा नदी, और एक चीज़ और छूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU। नाम सुने हैं? BHU। अरे बाबू, हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भी है, दोनों काम करवाता है, इलाज भी करता है, पढ़ाता भी है। यहाँ सब चीज़ पढ़ाई होता है। आपको जो करने के लिए मन वो कर सकते हैं। BHU इंटर कीजिएगा ना, इसका फॉर्म स्पेशल निकलता है ग्रेजुएशन करने के लिए, आपको क्वालिफाई कीजिएगा वो, तब एडमिशन BHU में होगा। तो बनारस, इसका पूरा नाम क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कि दिक्कत नहीं है, B से बनारस, S से हिंदू, U से यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कब हुआ था बाबू? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। किया कौन था? मदन मोहन मालवीय। स्थापना कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये स्वतंत्रता सेनानी है। सोचिए 1916 में किए थे, तो गांधी जी तो अबे किए थे 15 में विदेश से। नहीं, इसका उद्घाटन पूछेगा कौन किया था? गांधी जी किया था, इसीलिए बता रहे हैं। यानी कि एक तरह से समकालीन मान सकते हैं गांधी जी और मदन मोहन मालवीय को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि महामाना किस व्यक्ति को कहा जाता है? महामाना के नाम से किन्हें जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। किससे जाना जाता है? महामाना। महामाना उपनाम किन्हें दिया गया? मदन मोहन मालवीय को दिया गया। देखिए बनारस में इतना बातें याद रखना पड़ेगा, काशी विश्वनाथ, गंगा नदी, महामाना, BHU, ये सब आपको। बनारसी पान और साड़ी तो सबके पता रहता है, नहीं वो तो कोई बता देगा बनारसी साड़ी के लिए बनारस प्रसिद्ध है और पान के लिए। आप इतना याद रखिएगा, तब अलग हो पाइएगा सबसे। बगल में मिलेगा सारनाथ। क्या मिलेगा? सारनाथ। सारनाथ। आज बड़े बड़े ठीक दिख रहा है कि नहीं?
सारनाथ। सारनाथ किस लिए जाना जाता है? यहीं बनारस के एकदम जस्ट नीचे मिलेगा सारनाथ आपको, मिला? आप लोग सुगा कलर ले लिया कीजिए रंगने के लिए। सारनाथ में क्या है बाबू? धमेक स्तूप। क्या है? धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। सारनाथ किस लिए जाना जाता है? धमेक स्तूप। आपको कभी कभी ऑप्शन में सारनाथ ना मिलेगा, वाराणसी मारेंगे तो गलती हो जाएगा? नहीं गलती होगा, क्योंकि वाराणसी के एकदम जस्ट सटा हुआ है, महज 5-6 किलोमीटर पड़ता है वाराणसी से, 6-7 किलोमीटर। पानी गिर रहा था, नहीं तो ये भी हम घूम लेते उस दिन, एग्जाम देने गए थे, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत तेज पानी गिर रहा था, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूछेगा आपसे कि धमेक स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। किसने बनवाया था? अशोक बनवाया था। आपसे पूछेगा स्तूप का निर्माण कराने में 80,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? अकेले अशोक कराया था। ये मुस्लिम शासक बीच बीच में आके 1 ईस्वी के बाद अब सब स्तूपा के ध्वस्त करा दिया, क्योंकि उस समय जो जमाना था ऐसा लग रहा था कि बौद्ध धर्म विश्व में सबसे आगे निकल जाएगा। इस्लाम धर्म क्या पढ़ने लगा? कमज़ोर। हिंदू धर्म कमज़ोर पढ़ने लगा, इसलिए बौद्ध धर्म को सोचा स्तूप को नष्ट कर देते। अकेले 80,000 स्तूप बनाने का गौरव अशोक को प्राप्त है, जिसमें खासा यही स्तूप बचा, केसरिया स्तूप, धमेक स्तूप, सांची स्तूप मेन बचल। अब ये नहीं है निशाना, मतलब निशान ही नहीं है कि स्तूप था। जहाँ जहाँ आपको स्तूप दिखाई दे आप सोचेगा, पूछेगा धमेक स्तूप किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से। स्तूप वर्ड आएगा तो आपको क्या सोचना है? बौद्ध धर्म समझना है, याद रखिएगा। तो स्तूप किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। धमेक स्तूप कौन बनवाया? अशोक बनवाया। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। क्लियर? धमेक। कभी ऑप्शन में सारनाथ न रहे तो क्या हो जाएगा? वाराणसी। आज देखिए एक चीज़ और याद रखिए, सारनाथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले पाली भाषा में उपदेश यहीं दिए थे। याद हुआ? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, VVI एकदम है। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले पाली भाषा में उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए महात्मा बुद्ध 29 बरस की उम्र था इनका, शादी हो गया था। 12 से 16 बरस की उम्र के बीच में शादी इनका हो गया था। अपनी पत्नी और बेटा को छोड़कर ये इनका अचानक मन परिवर्तन हो गया। इनको लगा ये इतना अमीर थे, राजा के बेटा थे, इन्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ही नहीं था महात्मा बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध को किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी नहीं था। एक बार गलती से बहरे निकल गए। अब आदमी को देख लिए, लाश देख लिए, जाता हुआ अर्थी जो होता है, बूढ़ा को देख लिए, बीमार को देख लिए। बोला इन लोग ऐसे काहे निहुर के चल रहा है? तो ये बूढ़ा हो गया तो हम भी बूढ़ा हो जाएंगे? हाँ आप भी बूढ़ा हो जाइए। का मन में अजीब लगा, ये कहा जा रहा है तो ये अर्थी है। इनको कुछ नहीं पता था संसारिक दुनिया की क्या होती है। देखें ये क्या जा रहा है? अर्थी जा रहा है। तो ये मतलब अर्थी क्या होता है? तो ये मर गया है, इसे दफनाने लोग ले जा रहा है। तो बोले हम भी मर सकते हैं? बोले हाँ आप भी मर सकते हैं। दो इनका ये क्या है? तो मतलब उसका इलाज चल रहा था। बोला ये क्या है? रोगी है, हम भी बीमार पड़ सकते हैं? हाँ आप भी पड़ सकते। इनका मन वैराग्य हो गया। बोला कि ये दुनिया ठीक नहीं है। इनका उनको जगह ये बोले कि ये दुनिया ठीक नहीं है। इनका मन वैराग्य हो गया। 29 वर्ष की उम्र में कहाँ निकल गए तपस्या करने? सारनाथ। सारनाथ पहले अखाध जंगल हुआ करता था। ये अकेले ही नहीं थे, इनके साथ 4-5 दोस्त भी था। इनके साथ क्या थे? 4-5 दोस्त। ये बहुत दिन तक तपस्या किए, इन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। अचानक एक दिन महिला जंगल में उपस्थित हुई और कहे कि तुम्हें यहाँ नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कहीं और जगह देखो। तो ये अपने दोस्त के बताए बिना कहाँ आ गए? अकेले उठकर गया में आ गए। कहाँ आ गए? गया में। हमको पता है पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या करने लगे, फल्गु नदी के किनारे। इन्हें 6 बरस के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? महात्मा बुद्ध को। इसलिए इन्हें महात्मा नाम दिया गया, महात्मा बुद्ध का। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब सोचे कि अब हम क्या करें, ज्ञान हमको मिल गया। इनका शरीर 6 साल में अच्छे 1 महीना भूखे रह के देखिए तो कहा होगा? शायद बच जाए वह बहुत है। 1 महीना बच जाए वो बहुत है। वो बिना जल अन्न ग्रहण किए 6 साल तक तपस्या किए। तो उनका शरीर क्या लगा? दीमक लग गया था पूरा शरीर में, हड्डी खाली क्या बचा? हड्डी। पता नहीं कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्ति उन्हें हुआ, पूरा शरीर पुनः जैसे पहले था वैसे हो गया। अब सोचे क्या करेंगे?
इतना नॉलेज हो गया। अब सोचे कि वो दोस्तवन के देखने जाते हैं जो 6 साल से तपस्या कर रहा था, उन लोग अभी तक सारनाथ में क्या कर रहा था, तपस्या ही कर रहा था। तो इसीलिए सबसे पहले भाषण किसके सामने दिए, उपदेश किसके सामने दिए, अपने दोस्त के सामने दिए। इसीलिए बोला जाता है कि सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपने दोस्तों को। समझ में आ गया। सारनाथ में पहला, बस इतना कहानी बताया बस याद रखने के लिए। बड़ी एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में। इसीलिए अशोक ने इनका यही जान करके पहली बार उपदेश दिए, इसीलिए अशोक ने यहाँ का बनवा दिया धमेक स्तूप, इनकी पहचान के लिए। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन पूछता है, पहला तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ महात्मा बुद्ध ने दिया था। इस साइड में आइएगा, मिलेगा श्रावस्ती। श्रावस्ती मिला, श्रावस्ती मिला ऊपर, गुड। श्रावस्ती, श्रावस्ती बोलेगा महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बार कहाँ मतलब उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यही दिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगातार दागता है, इसलिए एक साथ दोनों बताया गया ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। पहला बार सारनाथ, अधिक बार श्रावस्ती। अधिक बार कहाँ दिया, श्रावस्ती। कोई दिक्कत, दोनों याद होगा क्वेश्चन। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो समझ में आएगा कि कितना पूछता है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। फिर से आ जाते हैं हम लोग वाराणसी के पास में। वाराणसी के पास में आइएगा, नीचे मिलेगा मुगल सराय। क्या मिलेगा, मुगल सराय। मिला कि ना मिला मुगल सराय, कोई बात नहीं, अरे आदत हो गया मुगल सराय बोलते बोलते। DDU क्या इसे बोलेंगे, अच्छा इधर हम लिख देते हैं DDU, मुगल सराय। मुगल सराय, इसी का नया नाम क्या हो गया बाबू, नया नाम DDU लिख देते हैं। कोई दिक्कत। दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। सभी गाड़ियों का पूछेगा ट्रेनों का नैहर कहाँ है, ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जो मुगल सराय में रुकते हुए ना जाए। आपको बता दें, अधिकतर ट्रेनें जो खुलती हैं, आप हावड़ा जानते ना, कोलकाता के पास में पड़ता है। हावड़ा ऐसा जंक्शन है कि आपको भारत के कोई कोना में जाना होगा ना, वहाँ से आपको ट्रेनें मिलेंगी। ममता बनर्जी एक बार रेल मंत्री बनी थी, सब गाड़ियों के कहाँ करवा दी स्टॉपेज खुलने के लिए हावड़ा से कर दी। आप कोई गाड़ी इधर रेहड़ी तरफ से जाना होगा ना, मारिएगा, वो देखिएगा कहाँ से खुलती है, हावड़ा देगा। क्योंकि सभी गाड़ियाँ लगभग कहाँ से खुलती है, हावड़ा से। आपको श्रीनगर जाना है कि कन्याकुमारी जाना है कि भुज जाना है कि जयपुर जाना है, आपको हावड़ा से ट्रेनें मिलेंगी ज़रूर, याद रखिएगा। तो इसीलिए बोला जाता है सभी गाड़ियों का नैहर कहाँ है, ट्रेन का नैहर यहाँ रुकेगी ही। हाँ नहीं समझ में आया, लड़की भागेगी तो कहाँ जाएगी, नैहरे में ना, यही ना होता है। अगर लड़ेगी पत्नी से तो कहाँ जाती है, अरे नैहर भाग के आती है। नहीं विश्वास होगा तो सुबह जाइएगा, वहीं भेंट होगा। लोग बाप भाई लाठी लेके खड़ा रहेगा, बड़ी मरले हमारे बहन के, आज आप बताते हैं होता है हा? मार होगा। अकेले आप जाइएगा तो पहुँचा ना जाइएगा वहाँ, फिर छोड़ा छोड़ी न बता जाएगा, वैसा नहीं करना। तो नैहर समझ में आ गया। यही कारण है कि मुगल सराय को क्या बोला जाता है, ट्रेनों का, बोलिए चलिए आते नया नाम क्या, DDU। ट्रेन का नैहर किसे बोला जाता है, सभी ट्रेनें रुकती है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नैहर बोला जाता है। चलिए आगे, इस साइड में आइएगा, ऊपर मिलेगा महाराजगंज। महाराजगंज मिल गया। महाराजगंज किस लिए जाना जाता है, महाराजगंज। यहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र है। क्या बाबू है, गिद्ध देखे हैं कि नहीं कभी, गिद्ध संरक्षण गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्ध देखिए, आप कहिएगा कि सर गिद्ध को क्या जरूरी है संरक्षण देने का, आदमी थोड़े। गिद्ध के जनसंख्या बाबू दिन प्रतिदिन बहुत कम होते जा रहा है। आपको बताते हैं गिद्ध का फ़ायदा क्या होता है। हम लोग 2005-06 के बाद बता रहे हैं।
अगर गाय मवेशी गाँव में मर जाती है जानवर, उसे फेंक दिया जाता है। उन्हें आते थे उन लोग काट के फेंक दिया जाता था ताकि जल्दी गले। अब जलाया तो नहीं ना जाता है गाय हो बैल हो, तो आप देखते हैं काट के छोड़ देने के बाद देखते हैं कि कुछ दिन में 8 दिन 10 दिन में सब खत्म हो जाता था। होता था ना। कौन खा जाता था? गिद्ध, क्योंकि उन लोग क्या है, मांसाहारी है, आके सब खा के ख़त्म कर देता था। अब गिद्ध है ये नहीं है, अब फेंक दीजिएगा तो 1 महीना तक महकते रहेगा वैसे ही काम। कूतो सियार खाता है, उन लोग भी आता है शाकाहारी मांसाहारी में आता है, तो उन लोग भी। लेकिन गिद्ध का अगर एक बार अगर काट के फेंक दीजिए, उन लोग को पता ना कहाँ से गमक लग जाता था, सुगंध, सब गिद्ध बोझा जाता था उसी पर, यानी ख़त्म करने में काम जल्दी कर। अब गिद्ध है ये नहीं है भारत। हमको गिद्ध देखला ढेरे दिन हो गया, हम देखे ही नहीं गिद्ध को। तो इसको संरक्षण, देखिए गिद्ध को ख़त्म होने का कारण क्या बताया जाता है, बात नहीं कीजिए। आप शहर में देखिएगा ना, बछड़ा अगर गाय के मर जाती है ना तो एगो सुई आएगा, ऑक्सीटोक्सिन मारेगा, हचाक मानी गैया के 1 बाल्टी दूध निकाल लेता, ऐसे ना होता है। अरे कभी देखे नहीं सुई दे के गाय के दूध निकालते हुए? उस सुई से फ़ायदा क्या होता है, इंजेक्शन का। उस सुई दीजिएगा, गाय पहना जाती है, यानी दूध देने के लिए मजबूर हो जाती है गाय। और उसमें क्या होता है, अब दवा जा रहा है उसके शरीर में, अब उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मतलब हो जा रहा है शरीर के अंदर। जब वो गाय मर जाती है, वो गिद्ध खाया, गिद्ध का प्रजनन क्षमता ही खत्म हो गया, गिद्ध का प्रजनन क्षमता खत्म हो गया। जब वो जनन नहीं करेगा तो अपना अस्तित्व कैसे प्राकृतिक में बना के रखेगा। मान लीजिए मानव है, मानव के जनन क्षमता खत्म हो गया सबके, अब का वही सब दिन जिंदा रहेगा, तो यानी कि मानव का भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, नहीं ना रहेगा। उसी तरह गिद्ध का हो गया। इसीलिए भारत सरकार सोची कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला, यूपी के महाराजगंज में। कहाँ? यूपी के महाराज। समझ में आएगा गिद्ध का संरक्षण करना क्यों जरूरी। उसी प्रकार टाइगर भी एक बार भारत में बहुत कम हो गया था। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर भारत के पास हो गया, 3000 के पास टाइगर है। क्यों? क्योंकि टाइगर संरक्षण केंद्र आया, स्पेशल टाइगर रिजर्व बहुत हर एक राज्य में आया। जैसे झारखंड में देखा जाए पलामू टाइगर रिजर्व है ना, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व, हर एक राज्य में आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जाइएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन जो है वो क्या है, टाइगर रिजर्व है। वहाँ 2 है, एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है। समझ रहे हैं ना, यानी कि टाइगर रिजर्व के मतलब क्या होता है, स्पेशली संरक्षण टाइगर को ही दिया जाएगा, स्पेशली संरक्षण गिद्ध को ही दिया जाएगा। समझ में आएगा। ये करंट अफेयर है, गिद्ध संरक्षण केंद्र नया बना है कोरोना के बाद वाला। ये कब बना है? कोरोना के बाद बना है, याद रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। महाराजगंज के नीचे आइएगा, मिलेगा गोरखपुर। महाराजगंज के नीचे क्या मिलेगा? गोरखपुर। गोरखपुर में आगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं हो सकता है, योगी आदित्यनाथ का अपन शहर है, पता है कि नहीं? वहीं के है रहने वाला है, गोरखपुर का। इधर आइएगा, नीचे क्या मिलेगा? गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर किस नदी के किनारे? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, गोरखपुर किस नदी के किनारे? गोरखपुर, ध्यान से देखिए, घाघरा नदी नहीं है, राप्ती नदी होगा। राप्ती एक नदी बताए थे आप लोग के, ताप्ती, याद है? किस शहर कौन सा शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है? सूरत। कौन है? सूरत। अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, 3-4 दिन पहले, है ना। सूरत को क्या बोला जाता है? डायमंड नगरी। किस नाम से जाना जाता है? डायमंड नगरी। सूती वस्त्र भी काफ़ी मात्रा में यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे हो गया? ताप्ती नदी। यहाँ पे एक झील है, रामगढ़ ताल झील। कौन झील है? रामगढ़ ताल झील। हालांकि आप बताइए, ताल तलैया वाला झील कहाँ बताए थे? रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल झील हम बताए थे कि ताल तलैया वाला जितना झील आएगा सब के सब कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। नैनीताल झील, देवताल झील, 7 ताल झील, जितना भी ताल लग के झील आएगा सब आंख बंद करके कहाँ मरना है? उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कौन? रामगढ़ ताल झील। अपवाद है, याद रखिएगा। रामगढ़ ताल झील क्या है? अपवाद है। ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कोई दिक्कत? गोरखपुर में जब बाबा गोरखनाथ का यहाँ पे क्या है? मठ है। उसी मठ से तो पंडा पुजारी था। क्वेश्चन पूछा कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो पहले पुजारी था, मंदिर में पूजा करता था? योगी आदित्यनाथ करता था, ये सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ क्या था? जो गोरखपुर में एक मंदिर है, वो जो नहीं योगी वाला मठ चलता है,
योगियन सरंगिया जो बजाते कभी आता है इधर भी, उन लोग उसी मठ से है, उन लोग के बढ़िया नॉलेज भी होता है जी, देवी देवता के बारे में उन लोग के पता चलता है। हाँ, ये सब बुझाता है, ओझा नहीं बोलिए थोड़ा सा नज़र ठीक ठाक हो जाता है, बता देंगे उन लोग। तो गोरखपुर में याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए राप्ती नदी, ये ज़्यादा ज़रूरी है गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में बोलेगा यहाँ पे वायुसेना का अड्डा भी है। वायुसेना का थी इंटरनल खुफिया विभाग से ज़मीन के अंदर रहती है यहाँ पे, मैंने सुरंग में बोलिए। यहाँ गोरखपुर में क्या है, वायुसेना का अड्डा, वायुसेना के अड्डा, ये खुफिया रहती है। ऊपर से सेटेलाइट से देखिएगा, ये आपको नहीं दिखाई देगा वायुसेना का अड्डा। ये मतलब ऐसा समझिए खुफिया विभाग के जैसा काम करती है। अगर कहीं अटैक करना हो, अचानक जाके मारेगी या किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब मान लीजिए कि फिर भी आप सेटेलाइट से देखिएगा कि इस जगह पर क्या है, तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर है, कारण ये बन जाता है इसका। आप देखिए, कोई भी देश सुपर पावर कब बनता है बाबू? सुपर पावर कैसे बोल सकते हैं? आप जानते होंगे कि गांव में आपके कोई ज़रूर होगा दूर तक पहुंच वाला व्यक्ति, हर एक गांव में रहता है, मंत्री विधायक सबसे कनेक्टेड रहता है। वो सुपर पावर कैसे रहता है? पैसा के दम पर। कैसे रहता है? पैसा के दम पर। उसी तरह विश्व भर में सुपर पावर किसे बोला जाता है? अमेरिका को, रूस को, क्योंकि इन लोग के पास सेटेलाइट अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा है। आप जो काम कीजिएगा वो सेटेलाइटवा से देख लेगा, यही फ़ायदा है। अब फिर आप पे बैन कर देगा, तो इसलिए दब के रहना पड़ता है मजबूरी में। जो गांव में आप लोग के देखते होंगे ज़्यादा अमीर रहता है, पहुंच वाला रहता है, तो ओकरा से नरम होकर हमेशा बतियाइएगा, गर्म होकर बतिया के तनी दिखाइएगा तो आपको बता देगा। उसी तरह होता है अमेरिका रूस से। कारण बस यही है कि क्या है, दोस्ती बना के रखना है। अमीर से कोई पानी में जाकर मगरमच्छ से कोई दुश्मनी करेगा? लील न जाएगा, एक बार खाएगा थोड़े, चबाएगा नहीं, लील जाएगा आपको। उसी तरह तो समझ जाइएगा कि वायुसेना का अड्डा कहाँ होगा? गोरखपुर में, ठीक है। अब इधर इस वाला के एरिया को इधर छोड़ देते हैं। इधर आइएगा, मिलेगा एक जगह, मिलेगा बलिया। क्या मिलेगा? बलिया मिला। बलिया और छापरा वाला गाना आया था ना, हाँ वही वाला बलिया। इधर आइएगा तो बिहार में छापरा पड़ जाता है, बीच में गंगा माई, यही पर निकलता गाना। बलिया किस लिए जाना जाता है? हाँ समझ गए, हम समझ गए। बलिया में क्या हुआ था बाबू? उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था भारत में। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या मिलता था बाबू? गैस सिलेंडर। क्या मिलता था? गैस सिलेंडर 5 करोड़ के मिलल था। हर एक घर में अभी गैस सिलेंडर दिखेगा, है कि नहीं? सबके घर में है। अरे सरकारी वाला, एगो सिलेंडर, एगो चूल्हा मिलता है, और साथ में एगो फ़ोटो खिंचाना पड़ता है, मोदी के पास भेजना पड़ेगा। हाँ ऐसे ही होता है, आपको चूल्हा भी देगा, गैस भी देगा। हर एक महीना 1200 का गैस भरवाइए। अभी चुनाव आया है तो गैस सस्ता कर दिया है। जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद 4 महीने में फिर पहुंचा देगा 1200। टेंशन नहीं लीजिए, अभी 6 महीना आनंद ले लीजिए गैस का। 200 कम किया है अभी ना। तो उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू हुआ था भारत में? बलिया यूपी से। कहाँ से? बलिया यूपी से। मोदी बोले अरे घट गया, और सिलेंडर बांटना चाहिए। बात नहीं कीजिए अपना, और सिलेंडर बांटना चाहिए। तो बलिया से क्या हुआ था? देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक मिलेगा उज्ज्वला योजना, एक मिलेगा उजाला योजना। तो उजाला योजना में क्या दिया जाता था लोगों को? LED बल्ब दिया जाता था, नहीं देखे हैं? पोस्ट ऑफिसिया में मिलता था जी बल्ब, LED 9 वाट 6 वाट ऐसे करके मिलता था। ख़राब हो जाएगा तो वो फिर बना के भी आपको देगा। ऐसा नहीं करें कि एकदम फ्री में देता है। जैसे आप बाहर में जाइएगा तो 100 रुपया के मिलेगा, वहाँ जाइएगा 50 रुपया के मिलेगा। अब समझ में आ रहा है? तो एक आता है उज्ज्वला योजना, दोनों एग्जाम में पूछा इसलिए फोकस करवा रहे हैं। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर, LPG गैस सिलेंडर मिलता है। और एक मिलता है उजाला योजना। क्या है? उजाला। तो उजाला में क्या मिलता है? LED बल्ब। क्या दिया जाता था? LED बल्ब दिया जाता था। क्लियर? इस साइड में आइएगा, मिलेगा महोबा। क्या मिलेगा? महोबा मिला, महोबा मिलेगा। आइए, मिल गया महोबा। महोबा में क्या हुआ था? महोबा में उज्ज्वला योजना 2.0 क्या शुरू हुआ यहाँ पे? उज्ज्वला 2.0। समझ में आया? अब दोनों का काम क्या है? इसमें गैस सिलेंडर जितना था वो पूरा कर लिया भारत सरकार। अब दूसरा योजना लाया उसी को कि और लोगों को गैस सिलेंडर दिया जाए। इस योजना का नाम क्या रखा गया? उज्ज्वला 2.0। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? गैस सिलेंडर ही मिलेगा, ऊपर वाला ही मिलेगा। इसमें भी, इसमें ज़्यादा मिलेगा। इसको भी लक्ष्य 5 करोड़ के रखा गया है।
मतलब हर घर में जिसको नहीं मिला उसको मिलेगा। हम लोग आसरा देखते देखते तक नहीं मिला, अपने से गैस सिलेंडर लेना पड़ा। 2-3 जगह भरिएगा ना, जैसे आप समझे दो जगह है एजेंसी, इसमें भी भर दिए उसमें भर दिए, ससुरा दोनों जगह में कहूँ नहीं मिलेगा। एक जगह भरे हैं छोड़ दीजिए, तभी आपको गैस सिलेंडर देगा, नहीं तो नहीं देगा। 2 जगह देख लेगा तो बिल्कुल नहीं देता है। तो दोनों समझ में आ गया। बलिया और महोबा दोनों कहाँ पड़ता है? यूपी में ही। दोनों कहाँ पड़ेगा? यूपी में ही पड़ेगा। आप महोबा जब आ गए तो महोबा के ऊपर इधर आएगा मिलेगा कानपुर, कानपुर मिला। कानपुर के इधर आएगा मिलेगा लखनऊ, लखनऊ मिला। कानपुर लखनऊ दोनों मिला कि नहीं मिला? ठीक। कानपुर, कानपुर को देखिए किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। कानपुर के नाम है तो ऐसा थोड़े कि कान पकड़ के सब घूमता होगा, ऐसा तो नहीं ना है। तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे पूछेगा ना कि भारत में सबसे ज़्यादा चमड़ा के फैक्ट्री कहाँ है? कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री, चमड़ा फैक्ट्री। आजकल देखते हैं लोग सबको चाहिए चमड़े के बेल्ट खरीदेगा, चमड़ा के हवा के ना बेल्ट तबे लेगा, वो चमड़ा के बेल्ट रहेगा तबे। और खासियत क्या है? ज़्यादा दिन चलता भी है, ये सच्चाई है। चमड़ा के और जूता उता भी लेगा बढ़िया एकदम महंगा, 1000, 1200, 1500, वो भी चमड़ा का। तो चमड़ा का अभी भी बाज़ार में मांग है। आप जब ठंड के दिन आएगा तो लेदर के कोट खोजते हैं, नहीं खोजते हैं? लेदर के जैकेट दे दीजिए हमको, तो आप ही तो चमड़ा के पहन रहे इतना, तो चमड़ा का फैक्ट्री नहीं रहेगा। अगर बोलेगा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ है जो बहुत प्रदूषित रहती है? यही कानपुर में, क्योंकि चमड़ा जो बिना पानी के काम में नहीं होगा। अब पूरा पानी के गंदा करके रख दिया है कानपुर में। गंगा नदी सबसे ख़राब कहाँ है? कानपुर में, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जाता है लगभग 300 से ऊपर फैक्ट्री है चमड़ा के यहाँ पे। मेरा दोस्त काम का बड़ी ख़राब महकता है चमड़ा वाला फैक्ट्री में, छोड़ के भाग गया। लेकिन मजबूरी है, लोग तो काम करेंगे, पैसा की ज़रूरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा आपको। तो चमड़ा फैक्ट्री आपको कहाँ मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। बोलेगा 1857 के क्रांति का विद्रोह कौन किया था यहाँ से? 1857 में क्रांति का विद्रोह, क्रांति का विद्रोह तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे 2 आदमी किए थे। नाना साहेब और तात्या टोपे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कानपुर से 1857 के विद्रोह कौन किया था? तो नाना साहेब और तात्या टोपे। इतना याद रहेगा। कानपुर में गंगा नदी। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा था कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। एक लड़का यमुना नदी के मार के आ गया था, बोल रहा है कि गंगा के किनारे है, हमरे से उल्टी पूछ रहा है। हम बोले कि गलत है। किसके किनारे बाबू? गंगा नदी के किनारे है। चमड़ा के फैक्ट्री सर्वाधिक कहाँ? कानपुर में, यानी यूपी आप बोल सकते हैं। कहाँ? यूपी। इसके बाद क्या देखे थे? लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे? आपको दिखेगा गोमती नदी। कौन सा मिलेगा? गोमती नदी मिला। गोमती नदी के किनारे कौन शहर स्थित है? लखनऊ। बहुत बार एग्जाम में पूछा, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर? लखनऊ। या लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती। उलट के कैसे भी क्वेश्चन पूछे उससे मतलब नहीं है। और लखनऊ क्या बाबू? यूपी का राजधानी। क्या है? यूपी का राजधानी है। और लखनऊ में क्या है? लखनऊ का क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। अब देखिए नवाबों का शहर क्यों बोलते हैं? गांव में अभियो कुछ बोलेगा बनबे नवाब बोलता है ना। यहाँ की कहानी है, जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहाँ के जो मतलब राजा था, नवाब था, वो उसका एक जूता पैर में, मतलब एक जूता पैर में था, एक दूसरे थोड़ा सा दूर था। सब कोई भाग गया तो इनको बोला कि भागिए ना, अंग्रेज आ रहा है मारने। तो बोल रहा है ना कि हम नवाब न है, वहाँ से जूतवा हमको पैरों में कोई पहनाएगा तभी ना हम भागेंगे। नहीं भागा, ससुरा पकड़ा गया। ये जो नवाब था वो नहीं यहाँ से भागा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। कारण ये है, गांव में कोई ज़्यादा बोलता है, अभी भी लोग बोल देता है कि नवाब ज़्यादा नहीं बनो। ठीक है, नवाब का मतलब बड़ी झाड़ेगा, फेंकेगा बड़ी बात को, लगेगा कि हम नवाबे हैं। तो नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे बड़ा इमाम तथा छोटा इमाम,
बड़ा इमाम छोटा इमाम क्या है? बाबू बोलिएगा ना, एक भूल भुलैया जैसा घर है, जाइएगा पता नहीं चलता कौन दुहरिया बहन गए कौन दुहरिया बहन निकले, ये में समझ में नहीं आता। कभी लखनऊ जाइएगा तो इमाम जाइएगा घूमने, लेकिन हाँ कोई गाइड के लेके जाएगा, अकेले वहीं में भटकते रह जाइएगा। तो छोटा इमाम बड़ा इमाम क्वेश्चन पूछता है कहाँ स्थित है, बस दोनों एक ही जैसा, एक छोटा है एक बड़ा, इसीलिए नाम क्या रखा गया, छोटा इमाम बड़ा इमाम। अगर और भी पूछेगा लखनऊ में और देख ले, बायोटेक पार्क कौन सा है? बायोटेक पार्क, अंबेडकर पार्क, ये दोनों कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। क्या है? राजधानी है, नवाबों का शहर, बड़ा इमाम छोटा इमाम। और बायोटेक पार्क और अंबेडकर। एक और एक कढ़ाई के लिए जाना जाता है, चिकन कढ़ी कढ़ाई। आपसे पूछेगा चिकन कढ़ी कढ़ाई, चिकन कढ़ी कढ़ाई नहीं समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, हम सादा शर्ट पहने हैं, प्लेन शर्ट, एक पर कढ़ाई किया रहेगा, वो कढ़ाई जाएगा आपका कभी नहीं, वही बहुत अच्छा थोड़ा सा देखने में लगता है। ये सिर्फ भारत में कढ़ाई लखनऊ में ही होता है और कहीं उपस्थित नहीं है। आप सूट बनवाइए लड़की के लड़का के किसी का भी, वो कढ़ाई बहुत अच्छा इस पर निकाल देगा। तो एग्जाम में MTS में क्वेश्चन पूछा था कि चिकन कढ़ी कढ़ाई किस मतलब शहर में प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ में। चिकन कढ़ी कढ़ाई, खाने वाला चिकन कढ़ी नहीं है, कढ़ाई का नाम है। जैसे बुनते हैं ना, अब लड़का लोग पलेने ज़्यादा पहनता है या प्रिंटेड शर्ट पहनता है, कढ़ाई वाला लड़की साड़ी इस सब पर सबसे ज़्यादा होता है। फीमेल पार्ट, फीमेल वाला जो बनता है जैसे सूट बन जाए साड़ी बन जाए ऊपर होता है, हम लोग को ऐसे ही चलेगा, सादे ठीक लगता है। या खुद से खूब ज़्यादा खुश होगा तो लाइन वाला शर्ट पहन लेगा, बूंदा बांदी वाला, चेक वाला वही 2-3 को तो ऐसे करता है, ज़्यादा थोड़ी आता है। ठीक है, तो यहाँ से लखनऊ में इतना सारे आपको बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, लखनऊ मिल गया ना, लखनऊ के नीचे आइएगा मिलेगा इलाहाबाद या प्रयागराज लिख ले होगा आप में, हम सिर्फ प्रयाग लिख देते हैं ना, जगह कम है। प्रयाग मिल गया। इलाहाबाद को ही क्या बोला जाता है बाबू? प्रयागराज। इलाहाबाद, इसका नया नाम चेंज क्या हो गया? नया नाम प्रयागराज। आपसे बोलेगा कि यूपी के हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जैसे प्रयागराज में। जैसे झारखंड के हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में है। उसी तरह यूपी का हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए? राजधानी में, लखनऊ में, लेकिन नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ स्थित है यूपी का हाई कोर्ट। क्या कर रहे हैं जी? यूपी का हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ? प्रयागराज में। लखनऊ नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। लखनऊ क्या हो जाएगा? गलत। आपसे पूछेगा इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा यमुना के संगम पर है। कहाँ है? गंगा और यमुना के संगम पर, यमुना के संगम पर। याद कीजिए, हम उत्तराखंड में आपको बताए थे कि भारत में कितना जगह कुंभ का मेला लगता है? 4 जगह। ट्रिक क्या था? हानू। क्या ट्रिक था? हानू, है कि नहीं? हानू। एच से क्या हो गया था? हरिद्वार। क्या था? हरिद्वार। ए से इलाहाबाद, इलाहाबाद। एन से नासिक, यू से उज्जैन। यही था ना? ये भारत में 4 ऐसे जगह है जहाँ पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। एक इलाहाबाद भी इसमें शामिल है कुंभ के मेला में, है ना? इलाहाबाद कुंभ का मेला। आपसे याद रखिएगा, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। इलाहाबाद यूपी में। नासिक महाराष्ट्र में। उज्जैन MP में। उज्जैन पूछेगा किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा और यमुना के। हरिद्वार गंगा। हरिद्वार कहाँ स्थित है? गंगा। 4 जगह याद रखिएगा। ये 4 जगह पर क्या लगता है बाबू? कुंभ का मेला। क्या लगेगा? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला ये 12 सालों पे लगता है। कितने सालों पे लगता है? 12 सालों पे कुंभ का मेला लगता है। ये 4 जगह भारत में ऐसे जहाँ कुंभ के मेले लगते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रयागराज मिल गया ना, उसके नीचे आइएगा मिलेगा कौशाम्बी। प्रयागराज के नीचे आइएगा मिलेगा कौशाम्बी। कौशाम्बी। अच्छा से देखो बाबू, बोलेंगे उसके नीचे तो मान के मध्य प्रदेश में खोजेगा तो मिलेगा कभी? यूपी में खोजना है। हाँ, तो उसी के नीचे नहीं है?
तिरछे आइएगा जहाँ, जैसे देखिए ये प्रयागराज है, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा? कौशाम्बी। क्या मिलेगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी नहीं है यहाँ। कौशाम्बी में एक अभिलेख लिखवाया था अशोक। कौन लिखवाया था? अशोक। कौशाम्बी। कौशाम्बी। कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को यहाँ से अकबर उखाड़कर, कौशाम्बी अभिलेख को यहाँ से अकबर उखाड़कर इलाहाबाद या कहाँ लाया था? प्रयागराज। प्रयागराज लाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौशाम्बी अभिलेख को उखाड़कर इलाहाबाद कौन लेकर आया था? अकबर। कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। ठीक है, ये अभिलेख था किसका? अशोक का। किसका था? अशोक का। यही क्वेश्चन पूछता है। या इस साइड में आइएगा लखनऊ। लखनऊ जो दिखाई दे रहा है इसके बगल में आएगा, इधर मिलेगा जौनपुर। हम केवल जे लिख देते हैं, मिलेगा जौनपुर। बनारस और लखनऊ के बीच में देखिए मिलेगा जौनपुर। जौनपुर मिला। जौनपुर। जौनपुर भी किस नदी के किनारे बाबू? तो गोमती नदी के किनारे। किसके है? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर को क्या, जौनपुर में एक बहुत फेमस मस्जिद है, अटाला मस्जिद। कौन है? अटाला मस्जिद। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद। यहाँ पे ऐसा बोला जाता कि पहले हिंदू का मंदिर था, अटाला देवी का। किसका था? अटाला। उसको तोड़कर उस जगह पर क्या बना दिया गया? अटाला मस्जिद बना दिया गया। ठीक है, अटाला मस्जिद। और क्या है, इसे जौनपुर को एक चीज़ और जाना जाता है, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज कहने का मतलब इतिहास में जौनपुर में बहुत बेहतरीन पढ़ाई की जाती थी यहाँ के, इसीलिए इसे क्या दर्जा दिया गया था? पूर्व का सिराज का दर्जा किसे दिया गया? जौनपुर को। यहाँ पे क्या है? अटाला मस्जिद। क्या स्थित है? अटाला मस्जिद। और क्या है? किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर क्लियर। इसके ऊपर आइएगा मिलेगा, जौनपुर के ऊपर मिलेगा अयोध्या। क्या मिलेगा? अयोध्या है। अयोध्या। अयोध्या में क्या बन रहा है? राम मंदिर। अयोध्या। अयोध्या क्या बन रहा है? राम मंदिर। बहुत भयानक मंदिर बन रहा है ये, देख लीजिएगा इसका डिजाइन स्ट्रक्चर सब बहुत भयानक मंदिर ये बन रहा है, राम मंदिर। वैकेंसी निकलेगा। हाँ, बड़ा इंस्टीट्यूट भी तो खुल रहा है। नहीं है इंस्टीट्यूट है ना है। अगर कहा जाता है लोग जिस दिन अगर बंद हो जाए ना पुजारी और इस सब के मंदिर में दान दक्षिणा, उस दिन मंदिर में 3-4 महीना में ताला लग जाएगा। ऐसे पैसे पर सब चीज़ चलता है। प्रयागराज के नीचे आइएगा, 2 चीज़ मिलेगा, मिर्ज़ापुर मिलेगा और भदोही मिलेगा। प्रयागराज के नीचे आइएगा, मिर्ज़ापुर एम लिख देते हैं और भदोही बी लिख देते हैं। मिर्ज़ापुर और भदोही मिला दोनों। मिर्ज़ापुर के नीचे मिलेगा भदोही, देखिए ना, कोई बात नहीं है, आगे पीछे वहीं देखिए मिर्ज़ापुर और एक मिलेगा भदोही। तो मिर्ज़ापुर किस लिए जाना जाता है बाबू? कालीन उद्योग के लिए। कालीन उद्योग। कालीन देखे हैं कि नहीं कभी? अरे जो शादी ब्याह में नहीं नीचे वाला जिठता है ये एसपीडी, हाँ कारपेट। एसपी डीएसपी के रूमों में जाएगा उन्हीं जिठा के रख ले रहता है। अब समझ में आ गया ना? कारपेट कालीन उद्योग बोला जाता है। यहाँ कालीन बहुत काफ़ी मात्रा में बनता है, पूरे भारतवर्ष में बता रहे हैं। कालीन बनाने में इन लोग आगे हैं, मिर्ज़ापुर और भदोही वाले। अब बोलेगा भारत में टाइम रेखा कहाँ से गुजरता है? जो भारतीय टाइम रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय ये कहाँ से गुजरेगा? भारतीय मानक समय को कितना डिग्री बोला जाता है बाबू? 82.5 डिग्री। कितना बोला जाता है? 82.5 डिग्री, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय को बोला जाता है। ये 82.5 डिग्री भारत में कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर में जाइएगा, एक जगह नैनी है, एकदम छोटा सा है, ठीक है, तो वहाँ से भी बोल सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर तक सही है क्योंकि इलाहाबाद के नीचे क्या है? मिर्ज़ापुर, उसमें क्या है? नैनी। तो भारत में भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भारतीय मानक समय जो होता है कहाँ से गुजरती है? ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगर आपसे पूछे भदोही, भदोही, भदोही किस लिए? ये भी कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? कालीन उद्योग। ये दोनों जगह है जो कालीन बना। कालीन उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? भदोही, ठीक है। ये था उत्तर प्रदेश। लगभग इसका हम लोग जिला पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है।
आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब उसका देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यूपी इतना बड़ा है जनसंख्या के अनुसार कि यहाँ के लोग इसे अलग अलग 4 राज्य में तोड़ने की बात कर रहे हैं। कितने राज्य में तोड़ेंगे? 4 राज्यों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन राज्य है। आप लोग एटलस पर आ जाइएगा, भौतिक नक्शा पे ना। हाँ, भौतिक पे आ जाइए, आपको दिखेगा वहाँ हम जो दिखाएंगे। आप देखिए इसमें 3 गो मैदान दिखेगा। एक मिलेगा बाबू इधर अवध का मैदान, ये जो दिखेगा क्या मिलेगा? अवध का मैदान मिला, अवध का मैदान। इसके नीचे मिलेगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इधर मिलेगा रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। ये 3 मैदान कहाँ मिलेगा? आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रोहिलखंड के मैदान कहाँ स्थित है? यूपी में। कहाँ है? अवध का मैदान। आपको बता दें कि लखनऊ का ही पुराना नाम क्या था? अवध। पहले अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और गंगा का मैदान। ये तीनों मैदान मिला कि नहीं मिला एटलस में? सबको मिल गया। अब देखते हैं इसको कितना भाग में तोड़ने की बात की जा रही है। यूपी को 4 भाग में तोड़ने की बात की जा रही है। वो चीज़ आप में नहीं दिखेगा। देखिए इस साइड जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, 4 भाग हो गया। देखिए तो अब इस ध्यान से देखिए, इसे बोला जाता है पश्चिमी प्रदेश। क्या बोलता है इन लोग? पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश की राजधानी कहाँ रह जाएगा? बरेली। कहाँ रह जाएगा? बरेली। अब देखिए इसको बोला जाता है पूर्वी प्रदेश। क्या बोलता है? पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश। इसका राजधानी कहाँ रह जाएगा? वाराणसी। यही था ना वाराणसी? देखिए तो इसका राजधानी कहाँ रह जाएगा? देखिए कैसे मांग रहा है। इसको बोला जाता है अवध। क्या बोला जाता है? अवध। इसकी राजधानी कहाँ रह जाएगी? लखनऊ। कहाँ रह जाएगी? लखनऊ। और नीचे बुंदेलखंड। नीचे को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। ये 4 भाग। इसकी राजधानी कहाँ रह जाएगी? झांसी। ये 4 भाग में यूपी को तोड़ने की बात की जा रही है। चारों का नाम क्या है? आसान है। ये पूरब में पड़ेगा पूर्वी प्रदेश, ये पश्चिम में पड़ रहा है पश्चिमी प्रदेश, ऊपर में पड़ेगा अवध का मैदान, नीचे बुंदेलखंड का। इतिहास में ये सब का आपको मिलेगा, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वी, ये सब इतिहास में मिलेगा। ये 4 भाग में यूपी को तोड़ने के बाद कौन कर रहा है? यूपी वाले। बुंदेलखंड वाला तो कोरोना घर एकदम लहरा गया था कि बुंदेलखंड के बोल रहा है बुंदेलखंड अलग राज्य दे दो, हम लोग झांसी इसकी राजधानी रखेंगे। झांसी यही ना पड़ता है। हाँ, तो ये मांग कर रहा है लेकिन दिया नहीं है। अलग अलग राज्य बनाने के बाबू है कि अलग सीएम चाहिए, गवर्नर चाहिए, डीजीपी चाहिए, हर एक व्यवस्था चाहिए, है कि नहीं? पुलिस चाहिए, बड़ी झंझट होता है, इसीलिए अलग जल्दी राज्य नहीं बनता है। कारण यही है। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या देखना था, याद कीजिए तो जल्दी। बुलंद दरवाज़ा। हाँ, बनारसी साड़ी देख, बनारसी साड़ी गांव घर में देख लेना। बुलंद दरवाज़ा। देख रहा है ना? ये क्या है? बुलंद दरवाज़ा। सबको दिखा? बुलंद दरवाज़ा बहुत भयानक है जी। अच्छा दिखता भी है बुलंद दरवाज़ा। इसको देखते हैं खोल के। हाँ, लोग घूमने जाते हैं ना, पर्यटक के रूप में अभी यूज किया जाता है। अकबर का बनाया हुआ है। क्या है? बड़ी बड़ा। किसके उपलक्ष्य में बना था? हाँ, बुलंद दरवाज़ा इसे बोला जाता है। एक समझिए बिल्डिंग टाइप के है, लेकिन नाम इसका क्या है? बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, इसे लोग पर्यटक 10-20 रुपया टिकट रख दीजिए, कमाने का जरिया ना है जी। लिखे देखिए यहाँ फतेहपुर सिकरी लिखल है ना, देखिए फतेहपुर सिकरी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं और बताइए। धामे का स्तूप। हाँ, धामे का स्तूप। दिख रहा है? देखिए स्तूप का जो मतलब डिजाइन होता है ना, ऊपर से गोल ही होता है हमेशा। ये पहचानने का तरीका है। स्तूप का जो डिजाइन आपको दिखेगा, ये देखिए इसमें और भी छोटे छोटे नीचे मंदिर टाइप के रहते हैं। क्या वो बड़ा वाला है? हाँ, ये बड़ा वाला धामे का स्तूप है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोग घूमने जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि भाटा बोल रहा है।
नहीं ठीक है। देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहाँ से ये स्तूप है क्या, यही पहचान होता है, गोल होता है। स्तूप के ऊपरी वाला जो भाग होता है वो गोल होता है। अगर इसमें अगर ऐसा दे दिया जाए, कुछ ऐसे निकाल के थोड़ा सा ऊपरी, तो ये मस्जिद वाला जैसा हो जाता है। अरे देखिए हर मंदिर का कुछ ना कुछ पहचान होता है, तो ये इसका पहचान यही है कि ये क्या है, स्तूप। बहुत दूर में, काफ़ी दूर है। देखिए नीचे लोग घूमने जाते हैं, अब जगह बढ़िया है बैठने उठने वाला। हाँ तो कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा घूमने, मौका मिले तो कभी ज़रूर जाइएगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया इसमें काहे नहीं दिख रहा, देखिए कितना बढ़िया गार्डन लगा के, झाड़ी रखा है, फर्न वगैरह लगा के रखा है। धामे का स्तूप कहाँ ये पड़ेगा, वाराणसी। देखिए लिखल है वाराणसी, और उसके अंदर भी जाइएगा तो क्या लिखल है, देखिए सारनाथ। किस धर्म के लिए, बुद्ध। देख ना एक बार में हमारा सब अपने से दे रहा है बताने की जरूरी नहीं है। हाँ ताला नहीं देखना है, वो ऐसी समझ है, ये बाल्टी भर के ताला बताया तो। छोटा इमाम बड़ा इमाम देख लीजिए। छोटा इमाम बड़ा, देख रहे हैं ना, है ना बेहतरीन। अरे नहीं लिखा है छोटा इमाम बड़ा, देखिए ना बहुत। अरे मस्जिद इसमें लोग जाते हैं, एक ही जैसा दरवाज़ा सब लगता है चारों तरफ से। मस्जिद है ना जी, मुस्लिम का बनाया हुआ तो मस्जिद ही रहेगा। बोले नहीं थे कि नवाबों की नगरी है, ज़्यादा यहाँ जनसंख्या किसकी रहती है, हाँ मुसलमान की रहती है। यही है छोटा इमाम बाड़ा लिखल है ना, कहने गया जी मार्क। हाँ बेहतरीन है, लोग जाते हैं घूमने जी। कभी स्टेशन के पार जाइएगा ना, जैसे स्टेशन को पार कीजिएगा दूर से ही आपको दिखाई देगा। हम गए हैं यहाँ पे, उतर के एक बार टाइम था, लेट थी ट्रेन, गए थे देखे थे। बहुत बेहतरीन है। देखिए इधर के नक्काशी, ये देखिए ये नीचे ये क्या पानी है, पानी रहबे करता है। जब जाइएगा ना, रोजा होता है, अली दरगाह है मुंबई में, बहुत भयानक, मुस्लिम का है, बहुत बढ़िया हो, इस्लाम धर्म से संबंधित है। अली दरगाह नाम है उसका। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि अली दरगाह कहाँ स्थित है, मुंबई में है। काशी विश्व नाथ मंदिर, काशी विश्व है ना। ऊपरी वाला जो भाग है इस पर सोना लदा हुआ है। हाँ जी सोना का है, ये सोना के लदा हुआ है ये सब। ऊपरी वाला जो इसका भाग बना हुआ है ये सोना का है। और भी देखिए ना, एक के साथ है सब देखिए। और मंदिर का नज़ारा देखिए रात्रि में। ये शिवलिंग है, इसी के लिए मार होता है पानी चढ़ाने के लिए यहाँ, है ना। जो शिवलिंग यहाँ जल्दी जा नहीं पाता, लोग धाका मुँह के हड़ाते कूटाते जाता है सब एकरा में, नहीं जा पाइएगा जल्दी। बड़ी परेशान हुए थे, 2 घंटा लगा। मोदी जी भी गए थे, हाँ मोदी जी को कौन भगाएगा, यहीं तो सबके साथ में बैठ के खाए थे मजदूर के साथ। याद हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, वाराणसी। वाराणसी में ये काशी, वाराणसी से पीछे काशी स्टेशन मिलेगा, है ना बेहतरीन। शंकर भगवान के ये भी एक ज्योतिर्लिंग में गिनती होता है इसका। शंकर भगवान के क्या ये ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान के। चलिए ठीक है, आप लोग के वीडियो प्रयास अच्छा लगे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके, ऐसे भी बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। ठीक है, तब तक जय हिंद।